करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। महामानव भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को नमन करता हूँ। राजनीति के जनक मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करता हूँ और हमारे समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी को जय भीम नमन करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय MR प्रशांत जी, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रशिक्षक माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव माननीय कमलेश बौद्ध जी एवं सभी अन्य प्रांतों के राष्ट्रीय महासचिवों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। सम्यक जीवी आजाद बौद्ध जी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे संभागीय अध्यक्ष माननीय BL कदम साहब को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। माननीय इस RVM से जोड़ने वाले हमारे वयोवृद्ध अति सम्मानीय माननीय बाबूलाल बौद्ध जी को मैं सादर नमन जय भीम नमो माननीय बुद्धाय। सोलंकी जी, आपका ईयरफोन निकाल दीजिए, क्लियर आवाज आए। अच्छा, हाँ, इसको अलग कर दीजिए और बोलिए बिल्कुल डायरेक्ट, अच्छी आवाज आएगी। सर आ रही है आवाज? हाँ, आवाज अच्छी आ रही है। सर क्या है, मुझे कल से फीवर आ रहा था। जी जी जी, तो इस वजह से थोड़ा मैं डाउन हूं। मौसम अप डाउन चल रहा है, लगभग कुछ खाया सबकी नहीं। स्थिति ऐसी है। हाँ, आज जो है तो मैं नमन करता हूँ वो जय भीम नमो बुद्धाय। आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय मधु बावलकर जी, विशिष्ट अतिथि जगन्नाथ पेंटर जी, संचालक माननीय BL चंद्रा जी एवं उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज का जो हमें सब्जेक्ट मिला है सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयां एक साजिश, शराब, जुआ, सट्टा। इसके ऊपर मेरे पूर्व वक्ता विशिष्ट अतिथि माननीय पेंटर साहब ने काफी विस्तार से प्रकाश डाला। मैं थोड़ा ये सामाजिक बुराइयां क्या हैं, थोड़ा इन पे प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। सामाजिक बुराई क्या है? किसी समाज के कुछ लोगों के द्वारा ऐसे कार्य जो जिनको कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध होते हैं, उन्हें सामाजिक बुराइयां की परिधि में रखा गया है। ये सामाजिक बुराइयां समाज एवं राष्ट्र के समस्त विकास में सामाजिक बुराइयां सबसे बड़ा रोड़ा है। तो ये सामाजिक बुराइयां जैसे बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, मृत्युभोज, नशाखोरी, जुआ, सट्टा, शराब। बाल श्रम एक ऐसी सामाजिक बुराई है, छोटे बच्चों, कम उम्र के बच्चों से जोखिम भरे कार्य कराए जाते हैं, वो बाल श्रम कहलाता है।
अब ये बाल श्रम जो है सामाजिक समस्या में उसे चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता के कारण से ये किए जाते हैं। भारत इसकी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में भी व्यवस्था की गई है। बाल मजदूरी से निजात पाने के लिए वर्ष 1979 में भारत सरकार द्वारा एक उपाय सुझाने के लिए गुरुपाद स्वामी की समिति का गठन किया गया और उससे विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत कहा गया। उस रिपोर्ट ने खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए जाए और उन अन्य क्षेत्रों में कार्य के स्तर में सुधार लाए जाने की बहुआयामी नीति बनाए जाने की जरूरत पर जोर डाला। उस रिपोर्ट के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम 1986 लागू किया गया था। 1987 में राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति तैयार की गई थी और 1988 में श्रम एवं नियोजन मंत्रालय से ही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय बाल श्रम नीतियों कार्यान्वित कर रहा है। अनेक अन्य भी अधिनियम जो है, जैसे राष्ट्रीय फैक्ट्री अधिनियम, खान अधिनियम, शिपिंग अधिनियम, मोटर परिवहन अधिनियम, जिनके तहत बच्चों के काम रखने पर सजा का प्रावधान है, ऐसे जो है बाल श्रम कानून बनाए गए। अब बाल श्रम के कारण क्या होता है कि जो कि बड़े कारखाने हैं उनमें छोटे बच्चों से काम कराए जाते हैं, तो वो जो है काफी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और अल्पायु में मृत्यु हो जाती है और शारीरिक और मानसिक सभी तरह का उनका विकास अवरुद्ध होता है। इसको जो है निदान के लिए जैसे शिक्षा का जो है प्रसार करना चाहिए, गरीबी उन्मूलन शासन स्तर पर कार्य करने चाहिए, जिससे जो है बाल श्रम पर रोक लगाई जाए। बाल विवाह, यह बाल विवाह भी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होते हैं। समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। संपूर्ण भारत में विश्व के 40% बाल विवाह होते हैं। समूचे भारत में 49% बालिकाओं के विवाह 18 वर्ष से कम आयु में ही कर दिए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक 86% बाल विवाह की घटनाएं होती हैं। सबसे कम बाल विवाह का जो है हिमाचल प्रदेश में 9% होती है। भारत में यह ऐसी कुरीति है जिसमें 2 अपरिपक्व लोगों को ऐसे जो आपस में बिल्कुल अनजान होते हैं, उन्हें जबरन जिंदगी भर साथ रहने के लिए एक बंधन में बांध दिया जाता है, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा घातक होता है। भारत को साथियों, यह प्रथा भारत में शुरू से नहीं थी। इसकी जानकारी हमें आर्यों के आने के बाद देखने को मिली। भारतीय बाल विवाह को लड़कियों को विदेशी शासकों से बलात्कार और अपहरण से बचाने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका एक और कारण बड़े उसमें मिलता है कि बड़े बुजुर्गों की अपने पोतों को देखने की एक चाह अधिक होती है, इसलिए वो कम उम्र में बच्चों की शादियां करवा।
बाल विवाह रोकने के लिए काफी मतलब कानून बनाए गए। सर्वप्रथम सन 1929 में कानून पारित किया गया। बाद में सन 1949, 1978 और अब जो वर्तमान में 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया है, जो प्रचलन में है, जिसमें लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 साल तय की गई है। इसके निदान के लिए शिक्षा का विस्तार, शिक्षा होना चाहिए और गरीबी दूर पे उन्मूलन चलाया जाना चाहिए। ये जो है अगला आता है दहेज प्रथा। दहेज वह धन है जो विवाह में वर वधु पक्ष द्वारा वर को दिया जाता है। यह धन नगद और वस्तु के रूप में दिया जाता है, दोनों के रूप में दिया जाता है। दुनिया में दहेज प्रथा का एक लंबा इतिहास है। आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा नाम की बुराई जगह फैली जा रही। पिछड़ी भारतीय समाज में दहेज प्रथा अभी भी विकराल रूप लिए हुए है। दहेज के नाम पर लूटे गए सामान की कीमत समाज में प्रतिष्ठा का विषय भी बन गई है। जितना अधिक धन लूटा गया उतनी जो है समाज में प्रतिष्ठा अधिक मानी जाती है, जो कि ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। दहेज प्रथा अधिनियम 1961 पारित किया गया। भारतीय संविधान की धारा नहीं, भारतीय कानून बना। इस के अलग अलग सजा के प्रावधान किए गए, जैसे दहेज लेना या देना अपराध करने वालों को कम से कम 5 वर्ष की सजा और जुर्माना है। ऐसे अलग अलग जो है ये प्रावधान किए गए। अब ये बुराई जो है अशिक्षा, बेरोजगारी और इस कारण से ये ज्यादातर होती हैं। समाज को जागरूक, इसके निदान के लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे जो है ये सामाजिक बुराई और विशेषकर ये अधिकांश अंधविश्वास के कारण भी ज्यादा होती है। इनको जो है रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर इस तरह की समझाइश या प्रचार किया जाना चाहिए। मृत्यु भोज, यह भी एक सामाजिक बुराई है। वर्तमान में मृत्यु भोज एक सामाजिक कलंक के रूप में है। इसे बंद होना चाहिए। इंसान स्वार्थ व खाने के लालच में कितना गिर जाता है, इसका यह नमूना होती है सामाजिक कुरीतियां। ऐसी ही एक पीड़ा देने वाली कुरीति वर्षों पहले कुछ स्वार्थी लोगों ने भोले वाले इंसानों में फैलाई गई। यह मृत्यु भोज मानव विकास में के रास्ते में यह रोड़ा है। जानवर भी अपने किसी साथी के मरने पर मिलकर दुख प्रकट करते हैं, लेकिन इंसानी बेईमानी दिमाग की करतूतों देखो ऐसी है कि यहाँ किसी व्यक्ति के मरने पर उसके साथी सगे संबंधी भोज करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। इसको खत्म करने के लिए हम सभी को जागरूक होकर खत्म करना चाहिए। अंतिम बिंदु आता है मदपान। भारतीय संस्कृति में मदपान को कभी भी उचित नहीं माना गया। प्राचीन भारत में मदपान का कम प्रचलन था, लेकिन यह दिखा गया अंग्रेजों के आने के बाद शराब का प्रचलन समाज में अधिक बढ़ता गया। किसी व्यक्ति द्वारा किसी नशीले पदार्थ जैसे शराब, गांजा, भांग, तंबाकू, सिगरेट आदि का सेवन किया जाना समाज में सबसे बड़ी बुराई माना जाता है।
इस बुराई को दूर करने के लिए समाज में को जागृत किया जाना अति आवश्यक है। घर घर बच्चों का, कभी देखा है जैसे किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तो अधिकांश लोग अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शराब परोस कर खुशी मनाते हैं। नशा एक ऐसी बुराई है कि नशे की आदत इंसान को हैवान बना देती है। यह समाज में सभी बुराइयों और अपराधों का मूल कारण है। नशा करने वाला व्यक्ति अनेक अपराधों में लिप्त हो जाता है। विशेषकर महिलाएं नशा करने वालों के दुष्कर्मों का अधिक शिकार होती हैं। इस बुराई से समाज के गरीब और कमजोर वर्ग अधिक प्रभावित होते हैं। नशे के कारण आदमी मानसिक रूप से रोगी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति देश, समाज, परिवार के प्रति अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। वर्तमान समय में उपभोक्तावादी और भौतिकवादी सोच ने इस बुराई को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। समाज में बढ़ रहे बलात्कार, अपराध, लूटपाट, चोरी आदि अपराधों के पीछे नशाखोरी एक सबसे बड़ा कारण है। इस बुराई को समाप्त करने के लिए सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए, आम जन को जन जागृत करना चाहिए, गरीबी और शिक्षा को दूर करने के लिए बड़े प्रयास किए जाने चाहिए। शराब करने के अनेक दुष्परिणाम होते हैं, जैसे मानसिक हानि। शराब या मद्यपान के सेवन करने पर व्यक्ति की विचार, चिंतन और स्मरण शक्ति अवरुद्ध हो जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं होती हैं। शराब पीने वाले व्यक्ति को अनेक रोग घेर लेते हैं। पारिवारिक, जैसे पीने वालों में जब लत लग जाती है तो इस वजह से पारिवारिक विघटन भी हो जाते हैं। व्यक्तिगत विकास पूर्णतः अवरोध हो जाते हैं। आर्थिक क्षति होती है और नैतिक पतन भी होता है। नशे से व्यक्ति दुराचारी बन जाता है। मद्यपान से कृत्रिम उत्तेजना, कृत्रिम अचेतन अथवा न्यून चेतन की स्थिति उत्पन्न होती है। मद्यपान एक सामाजिक कलंक है। शराब की लत शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आर्थिक रूप से मनुष्य को बर्बाद कर देती है। अत्यधिक शराब से स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है और अपनी इच्छाओं का दमन करने की योग्यता समाप्त हो जाती है। शराब पीने वाला व्यक्ति दूसरों के हाथों खिलौना बन जाता है। इसके कारण मानसिक चिंता, व्यक्ति किसी परेशानी के कारण अधिक चिंतित होता है तो वह मानसिक चिंताओं को दूर करने के लिए शराब का सेवन करने लगता है। फैशन, भारतीय समाज में शराब पीना फैशन बन गया है। कुछ लोग शराब पीने को अपनी ऊंची सामाजिक स्थिति का प्रतीक मानते हैं। वातावरण का माहौल, मुख्य रूप से यदि किसी व्यक्ति के दोस्त, उसके पारिवारिक सदस्य, आस पड़ोस के लोग मद्यपान की लत के शिकार हैं तो इसका भी असर पड़ता है। संवेदनात्मक आनंद प्राप्त करने का भी एक कारण है। शराब का आसानी से उपलब्ध होना भी वर्तमान में सबसे बड़ा कारण है। जहां जगह जगह इसकी दुकानें होना आम उपलब्ध हो जाती है, इसलिए जो है इसकी लत भी ज्यादा लगती है। विघटित व्यक्तित्व वाले लोग जो अपने साथियों, परिवार के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, जैसे लोग सदैव भयभीत रहते हैं तो शराब का सेवन करने लगते हैं।
मित्र मंडली आदि जैसे लोग प्रभाव में साथ आ जाने से भी इस प्रकार की लतें लग जाती है। आनुवांशिक भी एक कारण हो सकता है। अत्यधिक दुख अथवा कष्ट, अपने दुख और कष्ट को भुलाने के लिए भी शराब पीने लगते हैं। शक्ति प्राप्त की एक गलतफहमी अथवा अज्ञानता के कारण भी जो व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करते हैं वे सोचते हैं कि दिन भर की थकान दूर कर हो जाएगी, इसलिए थकान दूर करने के लिए शराब पीने लगते हैं और धीरे धीरे यह लत पड़ जाती है। इसी प्रकार एक जुआ खेलना एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई माना गया है। जुआ एक अति प्राचीन खेल है। भारत में जुए का खेल अच्छे क्रीड़ा या अच्छे दूत के नाम से विख्यात है। वेद के समय से लेकर आज तक भारतीयों का अत्यंत लोकप्रिय खेल रहा है। महाभारत जैसे प्रलयंकारी युद्ध भी अच्छे क्रीड़ा मतलब जुआ के का ही परिणाम है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का कथन है कि दूताध्यक्ष का यह काम है कि वह जुआड़ियों को राज की ओर से खेलने के लिए अच्छ और सलाखा दिया जाता। अच्छ से तात्पर्य बेवड़ा के बीच से, सलाखा मतलब गुटियों से लिया गया। जुए में बाजी लगाई जाती है। महाभारत के प्रख्यात जुआड़ी शकुनी का यह कहना कि बाजी लगाने के कारण ही जुआ इतना बदनाम है। जुआ खेलने की जिनको लत पड़ जाती है तो बहुत से लोग अपना घर सामान सब कुछ खो देते हैं और आर्थिक मकड़ जाल में फंसकर अपनी जान तक दे देते हैं। जुआ खेलना लोग पहले तो एक तरह का मनोरंजन के रूप में खेलते हैं, धीरे धीरे इसकी लत पड़ जाती है। जुआ एक जीत के लालच का खेल है। यही लालच लत को बढ़ावा देता है और जुआ खेलने वाला इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। जुआ खेलने की लत की वजह से लोग कर्ज में डूब जाते हैं। कई लोगों की नौकरी रोजगार तक छूट जाते हैं। अनेकों की शादी भी टूट जाती है। उनके दोस्तों के ने उनका साथ छोड़ दिया है कईयों का, यहाँ तक कि जान तक जो है चली जाती है। जुआ और सट्टे का कानूनन सामाजिक दोनों को कानूनन बुराई माना गया है। इसमें पकड़े जाने पर जुआ सट्टा चलाने वालों पर सजा और जुर्माना, खेलने वालों पर जुर्माना का प्रावधान रखा गया। अब महत्वपूर्ण है साजिश। शराब जुआ सट्टा एक साजिश। तो शराब जुआ और सट्टा यह जो
माननीय चंद्रा साहब आगे की कार्रवाई करें। माननीय चंद्रा साहब आगे की कार्रवाई करें। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो बहुत बहुत सर आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सोलंकी साहब। आज का समय खत्म हो गया, लगभग 10 बज गए हैं। हो गया। अब हम अरे सर मेन मूल बात तो रहेगी सर। चलो चल ठीक है जी, सर। 2 मिनट में खत्म कर लें सर, 2 मिनट में खत्म। चलो मैं सबसे लास्ट वाली बात बोले देता हूँ जी। चलो ठीक है सर, मैं अब ये यही अपनी ये बात कह के समाप्त करता हूँ। और मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस साजिश में SC ST OBC या बहुजन लोग ही सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। इसको दूर करने के लिए एक बड़े स्तर पर सामाजिक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। शिक्षा, गरीबी को जो है दूर करने के लिए लोगों को मतलब जागरूक करना चाहिए, तो ये दूर हो सकती है और इससे जो है साजिश से बचा जा सकता है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय बादल सिंह जी सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय सोलंकी साहब। आज नेटवर्क बहुत वीक है, इस कारण से हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष रहते वह जुड़ नहीं पाए, और माननीय संचालक BL चंद्रा साहब भी अच्छे तरीके से नहीं जुड़ पाए। तो मैं अंतिम अध्यक्ष उद्बोधन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करके आज के कार्यक्रम को अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आ रही है। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए RS सोलंकी साहब ने काफी विस्तार से अपनी बात रखी और सामाजिक बुराई के लगभग महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने छुआ। हमारे पेंटर साहब ने भी उत्तराखंड से काफी महत्वपूर्ण चर्चा की, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने छुआ। मैं केवल इस विषय के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं कि जो उपेक्षित वर्ग है या प्राचीन काल का बुद्धिस्ट समाज है, उसको उसकी प्रगति रोकने के लिए वो कहीं शासन सत्ता अपने हाथ में ना ले ले, सिस्टम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित न कर ले। सिस्टम का मतलब है IAS IPS या जो ब्यूरोक्रेट होता है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित ना कर ले, तो सबसे पहले उनको शिक्षा में रोका जाता है और शिक्षा में रोकने के बाद जब वो सफल हो जाते हैं शिक्षा में रोकने से, तो फिर वह व्यक्ति मैकेनिक लाइन में मजदूर बन जाता है। मैकेनिक मीन्स जैसे कोई स्कूटर का कारीगर हो गया, कोई दूसरी चीज का कारीगर हो गया, कोई तीसरी चीज का कारीगर हो गया। तो जब वो मैकेनिक हो जाता है, कारीगर हो जाता है, तो 1000-2000 रुपए रोज कमाना शुरू कर देता है। तो 1000-2000 रुपए जब वो कमाना शुरू करता है, तो उसका सोच कहीं ये ना डेवलप हो जाए कि वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना शुरू कर दे। वो अपने बच्चे को बढ़िया एजुकेशन देकर शासन प्रशासन या राष्ट्र की जो संचालित शक्तियां हैं उनमें उनको ना पहुंचा दे और उन पर अपना नियंत्रण ना कर ले। इसलिए ये शराब, जुआ, सट्टा, बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, इस किस्म की हजारों ऐसी नियम बना दिए गए हैं, ऐसे तौर तरीके बना दिए गए हैं
जिनसे यदि कोई मजदूरी से ऊपर उठकर अपने माध्यम से 1000-2000 रुपए कमाना सीख जाए तो वो 1000-2000 रुपए को शराब में, जुए में, सट्टे में, अफीम में, गांजे में, चरस में ही बर्बाद कर दे, वो अपने बच्चे को एक स्वच्छ और एक शिक्षित जीवन न दे पाए। ये बड़ी साजिश है और ये साजिश हजारों वर्षों से देश में चल रही है। देश के कोने कोने में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शहर मोहल्लों में अनेक हमारी महिलाएं भी सट्टा लगाती हैं और कई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2-2 वर्ष, 3-3 वर्ष सट्टे बंद कर दिए और उन्होंने दोबारा चालू कर दिए। और मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आपने तो ये काम बंद कर दिया था, क्यों चालू कर दिया है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि साहब आपको नहीं पता, मैं 6 महीने बाद जमानत करा के आया हूँ। भैया किसके साथ चले गए थे? बोले पुलिस ने मुझे चरस लगाकर भेज दिया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर पुलिस ने कहा कि अगर तुमने सट्टा शुरू नहीं किया या जुआ शुरू नहीं किया तो तुम्हें अब की बार चरस के साथ साथ और बड़े केसों में भी भेजा जाएगा और आपको जमानत नहीं मिलेगी। तो ये एक साजिश है। और आप पूरे देश में देखिए कि जैसे ही गरीब, मजलूम, शोषित किसान मजदूरों के इलाके शुरू होते हैं, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर के मोहल्ले हों, जैसे ही ये इनके शोषित मजदूर लोगों के इलाके शुरू होते हैं, वहीं आपको शराब, देसी शराब, अंग्रेजी शराब, मीट, मछली, मांस, भांग, गांजा की दुकानें मिलना शुरू हो जाती हैं। और जो इस व्यवस्था से ऊपर के लोग हैं, उनके इलाकों में जब आप जाएंगे तो आपको जिम मिलेगा एक्सरसाइज करने के लिए, आपको पार्क मिलेगा मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, आपको मंदिर मिलेगा साधना के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए। और जब आप SC ST OBC अर्थात मेहनत मजदूरी कश समाज के मोहल्लों में जाएंगे तो आपको शराब, अफीम, गांजा, चरस, मांस, मछली, इसकी दुकानें आपको मिलेंगी। तो ये एक साजिश का हिस्सा है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से निकलने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पास जो उपाय है वो उपाय है तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, साहू फूले जो हमारे संत गुरु हुए, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार और संगति करते रहना। जैसे हम लोग प्रत्येक शाम को 9 बजे से और विशेष एपिसोड भी जैसे आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल का था, ऐसे अनेक अनेक समय पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये संगति कर रहे हैं। तो संगति करने से, संगति में बैठने से, संगति में अपने से बड़े बुद्धिमान लोगों के विचार सुनने से हमारा दिमाग जो है वो परिपक्व होता है, हृदय हमारा मजबूत होता है और अच्छा और बुरा क्या है इसकी हमको पहचान होती है। और जब अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है मनुष्य को, तो वो स्वतः ही बुराइयों का त्याग कर देता है, स्वतः ही वो अच्छाइयों को ग्रहण कर लेता है। यही संगति का प्रभाव है। इसी को लोग पहले कहते थे, जो कभी जुआ सट्टा नहीं खेलता था या शराब नहीं पीता था या मांस मदिरा नहीं खाता था, तो लोग उसको कहते थे सत्संगी है। वो फला व्यक्ति तो भैया सत्संगी जीव है, वो इन सब कामों में नहीं है। तो जब से हमारी संगति टूटी है, जब से हमारे सत्संग टूटे हैं, तब से ये बुराइयां बहुत तेजी से सर पर हावी हो गई हैं। तो RS सोलंकी साहब ने और जगन्नाथ पंडित साहब ने काफी विस्तार से अपनी बात को रखा और समय ज्यादा हो गया है। कल शाम को 9 बजे हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। और कल सुबह 7 बजे चूंकि बुधवार है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस ग्रंथ को लिखने में पूरे 5 वर्ष लगाए और जीवन के अंतिम समय तक लिखा, उसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। तो बुद्ध और उनका धम्म का वाचन कल सुबह 7 बजे होगा।
मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम कल सुबह 7 बजे जुड़ें और जोड़ें, एक जिद पैदा कर लें मन में, जुड़ने की और जोड़ने की, जुड़ने की और जोड़ने की। और फिर कल शाम को 9 बजे एक नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं सभी साथियों को माइक ओपन करने की अनुमति देता हूं। सभी साथी माइक को ओपन करें और मंगल गाथा के साथ हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चकेमिनो, सबे भद्रा पश्यन्तु, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चकेमिनो, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् साधु 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 बुद्धाय सभी का उपस्थित साथियों का बहुत बहुत सादर अभिवादन। आज के वेबिनार के सादर नमो बुद्धाय। जय